अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। शेखुपुरा से कोई 18 किलोमीटर मशरक़ में हमारी बस्ती झूमर के नाम से पुकारी जाती है। अगर आप कभी उधर से गुजरे हों और आपने सब्ज़ पत्तों में नारंगी सितारे टिके हुए देखें तो बस समझें कि झूमर के सामने से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान भर में सबसे बड़े और सबसे मीठे कीनू के बागात हमारे ही थे। वालिद साहब के ज़माने में दरख्तों के कीनू आखिरी फसल में उतारे जाते और जाती फसल में से शानदार और मीठे कीनुओं का सैलाब पूरे पाकिस्तान में आ जाता। हालांकि एक्सपोर्ट के इदारे इन कीनुओं का वालिद साहब से सौदा करने पर तैयार थे, लेकिन ये बात ये थी कि अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ मौजूद था। कीनुओं के ये बागात तो वालिद साहब ने बस्ती झूमर की सजावट के लिए लगाए थे, वरना हमारी बेशुमार ज़मीनें और शहरी जायदादें थीं जिनकी आमदनी से हमारी बेहतरीन गुजर बसर हो रही थी। वालिद साहब ने इन इदारों को मुकम्मल तौर से मना कर दिया और कहा कि भाई जो कुछ अल्लाह ने दिया है अहले वतन के लिए है, सब खाएंगे, सबको मजा आएगा। बाहर भेजकर थोड़े से पैसे ज़्यादा हो जाएंगे ना, ये कोई अच्छी बात है कि घर वालों को भूखा मारें और बाहर के पेट भरे? मैं इसका कायल नहीं। बहुत मुनासिब कीमत पर ये कीनू पाकिस्तान के हर शहर में पहुंचा दिए जाते थे। ये वालिद साहब की सोच थी। बहरहाल बहन भाइयों का तज़किरा बाद में करूँगा। अपने बारे में ये बता दूं कि सबसे छोटा था और सबसे खोटा था, लेकिन वालिद साहब का लाडला, इसलिए कि मेरे बाद वालिदा इस दुनिया में नहीं रहीं और वालिद साहब ने अपनी आगोश में मुझे परवान चढ़ाया। इससे पहले कि उनके बारे में ये सुना जाता था कि वो घर से बिल्कुल लाताल्लुक थे। बच्चे क्या हैं, कितने हैं, क्या करते हैं, ज़रा कम ही तवज्जो देते थे। लेकिन वालिदा की वफ़ात के बाद शायद उनकी आखिरी निशानी से उन्हें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मेरी परवरिश बड़े लाड से हो रही थी। मुझसे बड़े भाई इसी वजह से खाइफ थे। मेरी फितरत में बेपनाह शरारत थी। हर कोई मेरी शरारत की गवाही देता। वो यही कहते कि शैतान से मेरा बराह रास्त वास्ता है। ऐसी ऐसी शरारतें करता कि सब लोग आजिज आ जाते। ज़िम्मेदार साहब का मंजूर नज़र और सबसे छोटा लेकिन सबसे खोटा था, इसलिए लोग मुझे बर्दाश्त कर लिया करते। क्या नहीं किया था। होश संभालने के बाद की बातें अच्छी तरह याद हैं। ऐसी ऐसी शरारतें करता कि बस देखने वाले देखते रह जाते। मौलवी चाचा मेरे दस्ते राज थे। वो बड़े अच्छे आदमी थे और मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे और मेरी दरपर्दा ख्वाहिशें वही पूरी किया करते थे। मसलन आतिशबाजी का हसूल। बेचारे मीलों पैदल चल कर जाते और मेरे लिए आतिशबाजी खरीद कर लाते। आतिशबाजी मेरे हाथ लग जाए फिर भला बस्ती वालों की शामत क्यों ना आ जाए। भला दुम में पटाखे बांधकर उनमें आग लगा देना और फिर भैंस की फैलाई हुई तबाही। माली बाबा की चारपाई में धमाके वाले बम बांधना और आग लगाकर भाग जाना और इसके बाद माली बाबा का रक्स। गर्ज है कि इन सारी शरारतों के अकब में मेरा ही हाथ होता और मौलवी चाचा मेरे सरपरस्त हुआ करते। उनकी जहानत ने मंजिल आम पर मुझे हमेशा से आने के लिए बचाया था। वैसे मेरे साथियों की टोली ये बात अच्छी तरह जानती थी कि इन शरारतों के पीछे कौन है। वैसे जानने वाले तो और भी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कभी किसी ने वालिद साहब को शिकायत नहीं लगाई थी। अलबत्ता भाई इस ताक में लगे रहते कि किसी तरह मेरा ग्राफ गिरा दें। खैर ये तो हुई बचपन की शरारतों की बातें। मैं उस रात की आंख मिचोली का जिक्र करूंगा जब 14वीं का चांद आसमान पर खिला था और ज़मीन पर चांदनी का राज था। रात की तारीकी में हवेली से बाहर निकलने का रास्ता मैं अच्छी तरह जानता था और ये रास्ता मेरी ज़ाती दरियाफ्त थी। बड़ी हवेली के अकबी हिस्से पर हवेली थी जो कई जगह से टूट फूट चुकी थी। दीवारों में कई जगह सुराख थे, लेकिन बाहर जाने का वो सुराख मैंने ईंटें हटाकर खुद ही बनाया था। सुराख तो खैर कुदरती था, लेकिन उसमें सफाई करके अपने बदन को बाहर निकालने की जगह मैंने बनाई थी और फिर इसको इसी तरह ईंटों से ढक दिया था कि बस 4 ईंटें ही हटानी पड़ती और रास्ता बन जाता। भला चांदनी के इस खेत में रमज़ान, शुएब, कीनुओं के बाग में आंख मिचोली खेलने से बेहतरीन मशगला कौन हो सकता था। इन तमाम लड़कों को मालूम था कि 14वीं का चांद हो, आसमान से रोशनी की बारिश हो रही हो और मैं घर में रह जाऊं। मिलने की जगह भी उन्हें मालूम थी, चुनाचे हम सब वहीं आकर मिलते और इसके बाद खेल शुरू हो जाता। बस एक दिलचस्प खेल। और कभी इस खेल का पता भी चल जाता और माली बाबा कहीं जाकर शिकायत भी करता तो चलो ऐसा ही हुआ कि हम लोग पकड़े नहीं गए। उस रात भी ऐसा ही हुआ जब हम लोग आंख मिचोली खेल रहे थे कि माली बाबा की आंख खुल गई।
ہم نے کوشش کی کہ مالی بابا سوئے رہیں، لیکن ہمیں آنکھ میں چولنی کھیلنی ہوتی تھی تو ہم سب خاموشی سے آتے اور مالی بابا کو رسی سے باندھ دیتے۔ 2-3 بار ایسا ہوا، لیکن اس کے بعد مالی بابا نے چھوڑ دیا اور اپنی جھونپڑی میں کنڈی لگا کر سو جایا کرتا۔ لیکن اس دن نہ جانے کیسے مالی بابا اپنی کوٹھڑی کھول کر باہر نکل آیا۔ بات یہ تھی کہ کینو پک رہے تھے بلکہ پک چکے تھے، اور بستی کے آوارہ اوباش نوجوان وہاں سے اتار کر کھاتے اور اچھی خاصی تعداد میں صاف کر دیا کرتے۔ مالی بابا ان کینوؤں کی حفاظت پر مامور تھے۔ پھر چاندنی رات میں لڑکوں کو بھاگنا پڑا۔ اب بھلا اتنا خوبصورت ماحول چھوڑ کر گھر کون آ سکتا تھا؟ ہم سب درختوں پر چڑھ گئے۔ میں خود بھی ایک درخت پر چڑھ بیٹھا۔ مالی بابا چوروں کی طرح تاک تاک کر قدم رکھ رہا تھا کہ تاکہ وہ ہم میں سے کسی لڑکے کو پکڑ لے۔ مالی بابا ایک درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا کہ اچانک ہی شعیب کے بری طرح چیخنے کی آواز آئی، اور پھر اس کے بعد وہ دھپ سے مالی بابا کے اوپر گر پڑا۔ شعیب تو خیر شرارت سے چیخا یا کسی وجہ سے، لیکن چونکہ مالی بابا کے اوپر گرا تھا اور مالی بابا خود اس کے نیچے زمین پر گرا تھا، مالی بابا کی چیخیں شعیب سے زیادہ زوردار تھی۔ ہم سب حیرت میں مبتلا تھے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ مالی بابا نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کے نیچے سے نکال لیا۔ شکر ہے کہ اس وقت وہ ہاتھ میں لالٹین لیے نہیں تھا، ورنہ شاید لالٹین بھی ٹوٹ جاتی اور شعیب زیادہ زخمی ہوتا۔ بہرحال اب مجبوری تھی۔ جب مالی بابا نے چاندنی میں شعیب کو دیکھا تو مالی بابا ایک بار پھر بری طرح چیخنے لگا۔ نتیجے میں ہم سب کو درختوں سے نیچے اترنا پڑا، اور اس کے بعد ہم نے جو منظر دیکھا وہ بڑا ہی دردناک تھا۔ شعیب پر غشی سی طاری تھی اور وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کا پورا جسم خون میں تربتر تھا۔ اس کے ہاتھ خون میں لتھڑے تھے، کپڑوں سے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے اسے ذبح کر دیا گیا ہو۔ ہم نے ایسا خون بقر عید پر اپنے ہاں قربانی ہوتے وقت دیکھا تھا، اور اس قربانی کا خون ہر طرف پھیل جاتا۔ اس وقت شعیب کے پورے جسم سے بھی خون ایسے ہی نکل رہا تھا۔ مالی بابا بھی خوف سے چیخ رہا تھا، دیکھو تو صحیح اسے کیا ہو گیا۔ شعیب کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن یہ خون اس کے جسم کے کسی حصے سے نکل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا کہ شعیب زخمی بالکل نہیں تھا، اس کے جسم اور چہرے پر کچھ خون لگا تھا۔ بڑی حیرت کی بات تھی۔ مالی بابا چلا گیا، کہنے لگا یہاں ٹھہرو، میں ابھی لالٹین جلا کر لاتا ہوں۔ بہرحال مالی بابا تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی تھے جو اچھے خاصے جوان تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑی تھی اور نہ جانے کس خیال کے تحت وہ یہاں پہنچے تھے۔ پھر ان میں سے ایک درخت پر چڑھا اور اس کے بعد چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑی مشکل سے نیچے تک آیا۔ مالی بابا نے خوف اور حیرت سے اسے دیکھا تو اس کے جسم پر بھی خون لگا تھا۔ ارے یہ کیا ہے؟ بابا پورا درخت خون میں نہایا ہوا ہے۔ مالی بابا کے لڑکے نے بڑی ڈری ڈری آواز میں کہا۔ ہاں بابا، ہر شاخ پر خون ہے، ذرا دیکھو تو صحیح اوپر چڑھ کر۔ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مالی بابا نے کہا، تم دیکھو، میں نے کئی شاخوں میں دیکھا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی نے کسی کو مار کر لاش اوپر کسی اونچی شاخ پر لٹکا دی ہو اور اس سے خون ٹپک رہا ہو، مگر یہاں تو چاروں طرف ہی شاخوں پر خون پھیلا ہے۔ بابا دیکھو تو صحیح۔ ارے چلو یہاں سے نکل چلو لڑکے، تم بھی بھاگو۔ ارے اس کا کیا کریں؟ چلو اسے اٹھا کر جھونپڑی میں لے چلو۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن تجسس جو میری شرارت کا ایک حصہ تھا بری طرح جاگ اٹھا۔ لیکن صورتحال سنگین تھی۔ شعیب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس لیے اپنے تجسس کو دبا کر مالی بابا کی جھونپڑی میں پہنچا، اور مالی بابا اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر شعیب کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد شعیب ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے اس کے علاوہ کچھ نہ کہا کہ وہ درخت پر چھپا ہوا تھا اور اسے ایسے لگا جیسے اوپر سے بارش ہونے لگی ہو۔ پہلے تو وہ یہی سمجھا کہ شاید بارش کی بوندیں پڑ رہی ہیں اور وہ بھیگ رہا ہے، لیکن اچانک ہی اسے یاد آیا کہ چاندنی تو نکلی ہے، بھلا بارش کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر چاندنی کی چمکتی روشنی میں اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو ان پر خون نظر آیا، اور اس کے بعد گلی شاخوں کی چہچہاٹ نے اسے یہ احساس دلایا کہ درخت پر خون ہی خون بکھرا ہے۔ اس وجہ سے وہ چیخنے لگا۔ مالی بابا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس کے دونوں بیٹے بھی خوفزدہ تھے۔ وہ کہنے لگے، وہ درخت آسیب زدہ ہے، پہلے بھی اس میں یہ سب کچھ دیکھا جا چکا ہے، یعنی کہ اس میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ مالی بابا کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ درخت آسیب زدہ ہے، اس لیے وہ رات کو اس طرف نہیں جاتا تھا۔ اس کے بیٹے کو بھی خوف سے بخار چڑھ آیا۔ پھر شعیب کے کپڑے وغیرہ دھوئے گئے اور آدھی رات تک ہنگامہ برپا رہا، اور اس کے بعد میں حویلی کے سوراخ سے اندر آ گیا۔ میرے ذہن میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔
मेरे जहन में तो एक तजस्सुस था कि मैं भी चढ़कर देखूं कि दरख्त पर खून कहाँ से आया। दूसरे दिन कोई 11 बजे मैं माली बाबा के पास पहुंच गया। माली बाबा का बेटा बदस्तूर बुखार में तप रहा था। माली बाबा ने मुझे देखा तो कहने लगा, कहो छोटे सरकार, कैसे आना हुआ, कोई काम है? माली बाबा भाई को देखने आया था, बुखार चढ़ा हुआ है ना इन्हें। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह मेरे बेटे को ठीक कर दे, माली बाबा ने कहा। मगर माली बाबा आप तो कह रहे थे कि उस दरख्त पर आसेब है। हाँ बेटा, क्या बताएं, ये बात तो सरकार को भी मालूम है कि वो दरख्त आसेब ज़दा है, मगर फल खूब देता है। सारे दरख्तों से ज़्यादा फल आते हैं उस पर। मगर ये बात हम जानते हैं, सरकार तो हमारा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि माली बाबा अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अपने बेटों को इस काम पर लगा दो, अब तो तुम्हें आसेब नजर आने लगे हैं। पर बात वही है बेटा कि हमारी कोई बात मानता ही नहीं। खैर, इन आसेबों ने आज तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, यही उनकी बड़ी मेहरबानी है। मगर बेटा अब उस दरख्त की तरफ मत जाना। बच्चे की फितरत में होता है कि जब उसे किसी चीज़ से मना कर दिया जाए तो वो उसी तरफ जाता है। भला उस रात मुझे उस आसेब ज़दा दरख्त की तहकीक से कौन रोक सकता था? कोई 12:30 या 1 बजे का वक्त होगा। मैं चुपचाप बाहर निकल आया और उसके बाद बाहर तक का फासला तय करने में भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती थी। हाँ, चूँकि पिछली रात एक खौफनाक वाक़या पेश आ चुका था, इसलिए मैं जानता था कि आज की रात कम अज़ कम कोई लड़का मेरे साथ नहीं आएगा, और फिर मैं वैसे भी उस दरख्त को अकेला ही देखना चाहता था। माली बाबा अपने झोंपड़े में था। मैं फासले तय करता हुआ दरख्त तक पहुंच गया। बेशक आज 14वीं रात नहीं थी, लेकिन 15वीं का चांद भी 14वीं के चांद से कम नहीं था। बल्कि ये समझा जाए तो गलत नहीं होगा कि एक नौज़ायदा बच्चा एक दिन का हो जाता है तो उसके अंदर तवानाई पैदा हो जाती है। दरख्त के करीब पहुंचकर मुझे उससे मंसूब रिवायतें याद आईं, लेकिन यकीनी तौर पर यह बचपन था जिसने मुझे खौफज़दा नहीं होने दिया। कुछ देर के बाद मैं दरख्त के तने पर बंदर की तरह चढ़ता हुआ पहली शाख, फिर दूसरी शाख और फिर तीसरी शाख तक पहुंच गया। मैं दरख्त पर खून तलाश कर रहा था, लेकिन उस वक्त तो खून की एक बूंद भी वहां नहीं थी। मैं एक शाख पर पैर लटकाकर बैठ गया, ये सोचकर कि मुमकिन है थोड़ी देर बाद खून की बारिश होने लगे। ताहद्दे नज़र वीरानी और सन्नाटे का राज था। पुरस्रार चांदनी में न जाने कैसे कैसे नक्श बन रहे थे। कभी लग रहा था जैसे धुओं के मरगोले इंसानी शक्ल इख्तियार करके रक्स कर रहे हों, कभी लगता जैसे ज़मीन पर सांप रेंगते हों। लेकिन अब मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था। मैं तो बस ये देख रहा था कि कब खून की बारिश होती है, और ये देखना चाहता था कि ये खून आखिर कहाँ से आता है। खासी देर गुजर गई और मैं सोचता रहा। अचानक कोई चीज़ धप से मेरे सर पर गिरी और मुझे हल्की सी नमी का एहसास हुआ। मैंने दिलचस्पी से ऊपर देखा कि शायद खून बरस रहा है, लेकिन जो चीज़ मेरे सर पर गिरी वो बड़े साइज का एक पका हुआ कीनू था, जो मेरे सर पर गिरकर फट पड़ा था। लेकिन उसके साथ ही मुझे एक इतनी खूबसूरत हंसी की आवाज़ सुनाई दी कि मैं दंग रह गया। ये किसी बच्चे की हंसी थी जो खिलखिलाकर हंस पड़ा था या हंस पड़ी थी। मैंने फटी फटी निगाहों से सामने देखा, और जो देखा उसे देखता रह गया। 8 या 9 साल की वो बच्ची थी। ये मेरा अपना अंदाज़ा था। उम्र ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्या वो इंसान की बच्ची थी? उसने एक हसीन फ्रॉक पहन रखा था। उसके बाल सोने की रंगत के थे और उसका पूरा वजूद चांदी का बना हुआ महसूस होता। ये एक बचकाना तस्वुर था मेरे जहन में। कहना ये चाहता हूँ कि इस कदर हसीन खूबसूरत थी कि अगर उसे ख्वाबों में देखा जाए तो शायद मुमकिन ना हो। वो मुझे देखकर हंस रही थी। गालिबन कीनू जो मेरे सर पर पड़ा था और फट गया था, और जिस तरह मैं उससे चौंका था उस पर उसे हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, कसम ले लो मैंने नहीं मारा, ये तो ऊपर से गिरा है। मैंने गुस्सीली निगाहों से उसे देखा और कहा, तो फिर हंस क्यों रही हो? तुम डर गए थे ना? मैं डरता नहीं हूँ। डर तो गए थे, झूठ ना बोलो, वो कहने लगी। तुम मुझे आजमा कर देख लो, मैं बहादुर हूँ, डरता नहीं हूँ। उछल तो ऐसे ही पड़े थे। अरे भाई, तुमने मुझे कीनू जो मारा था। देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, वो तो ऊपर से गिरा है, मैं तो इधर बैठी थी। अगर मैं मारना भी चाहूँ तो कैसे मार रही थी? मगर तुम यहाँ कर क्या रही हो? कुछ भी तो नहीं, बैठी हुई हूँ। दरख्त पर चढ़कर? तुम दरख्त पर खुद चढ़ी या तुम्हें किसी ने ऊपर चढ़ाया? नहीं, मैं खुद चढ़ी थी। अच्छा ये बताओ, तुमने खून की बारिश देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ था? हम सब यहाँ खेल रहे थे कि शोएब दरख्त पर चढ़ा और फिर ऐसा चीखा और इस तरह गिरा कि मज़ा आ गया। माली बाबा की तो गर्दन की हड्डी टूट गई, मगर वो बर्दाश्त कर गए। मैंने कल देखा था। तुम कल यहाँ थी? हाँ, मैं यहीं थी, इसी दरख्त पर। अरे ये तो तुमने बताया नहीं कि तुम हो कौन। तुम मुझे नहीं जानते, मैं श्वा हूँ। मैंने तो पहली बार देखा है तुम्हें।
हालांकि मैं तुम्हें कई बार देख चुकी हूँ, मगर मेरे बाबा मुझे तुम लोगों के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देते। मैंने कहा था कि बाबा थोड़ी देर के लिए अगर इन लोगों के साथ मैं खेल लूँ तो क्या हर्ज है, मगर बाबा ने मना कर दिया। मैंने पूछा वो कौन है तुम्हारे बाबा? उनका नाम नाजिम अरसलान है, लड़की ने जवाब दिया। हमारी ही बस्ती के रहने वाले हैं क्या? हाँ, यहीं रहते हैं हम लोग, मगर मैंने तो ना तुम लोगों को पहले कहीं देखा और ना तुम्हारे बाबा का नाम सुना। खैर छोड़ो, चलो नीचे आओ, चलकर खेलते हैं, आओ मेरे साथ। वो कहने लगी हाँ क्यों नहीं, फिर नीचे आ जाओ। मगर अब तो मेरी वापसी का वक्त हो गया है। पता है चांद की रोशनी खत्म होने से पहले मुझे घर वापस जाना होता है, यही मेरे बाबा का हुक्म है, और बाबा बहुत सख्त मिजाज हैं। मगर तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने पूछा तो वो मुझे देखने लगी, फिर बोली चलोगे मेरे घर? चलो चलते हैं, मैं तो सुबह तक फारिग हूँ, सुबह को जाऊँगा, सुराख से अंदर दाखिल होकर अपने कमरे में जाकर सो जाऊँगा। मुझे कोई जगाता नहीं जब तक कि मैं खुद ना जागूं। कभी तो सोते हुए सारा दिन गुजर जाता है। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी, फिर बोली तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा तुमने मेरा नाम पूछा ही नहीं और मैंने बताया भी नहीं। मेरा नाम शाजिल है। अच्छा, वो हंस कर बोली। शाजिल अमीर? तो बहुत अमीर हो तुम क्या? वो हंस कर बोली। अमीर तो हूँ, लेकिन मेरे बाप का नाम अमीरुद्दीन है, इस तरह मेरा नाम शाजिल अमीर है। तो फिर मेरा नाम हुआ शुआ अरसलान, यही ना? हाँ, ऐसे ही कहते हैं। चलोगे मेरे घर? ज्यादा दूर तो नहीं तुम्हारा घर? नहीं तुम आओ, ज्यादा दूर नहीं है, उस लड़की ने कहा, और उसके बाद हम दोनों दरख्त से नीचे उतर आए। वो बहुत प्यारी लग रही थी चलती हुई। उसका लिबास बेहद हसीन था और रात में सितारों की तरह चमक रहा था। इस तरह उसके बाल भी सोने के बने मालूम होते। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ आगे बढ़ने लगी। कई बार मैंने तुम्हें देखा था, मेरा दिल चाहता था तुम्हारे साथ खेलूं, मगर बाबा की इजाज़त नहीं थी, मैं चुप छुपा कर ही आ जाती थी। यहाँ एक बार बाबा ने मुझे डांटा भी था, कहने लगे कि चांद ढलने से वापस पहले आ जाया करो, और वैसे भी रातों में निकलना ठीक नहीं। मगर मेरा तो दिल चाहता था कि मैं चांदनी रातों में घूमूं। अक्सर जब चांद पूरा होता है ना, तो मैं बाबा से इजाज़त लिए बगैर आ जाती हूँ। वो फिर हंसी और फिर बोली, मगर बाबा भी जानते हैं बहुत चालाक हैं। हम काफ़ी देर आगे बढ़ते रहे, फिर काफ़ी फासला तय करने के बाद दरख्तों और बागों से बहुत दूर आ गए। मैं उससे बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था और मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैंने कितना फासला तय कर लिया है। फिर मैं अचानक ही चौंक पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि मैं तो आबादी से बहुत दूर निकल आया हूँ। मैं रुका तो वो बोली, बस वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। मुझे सामने ही रोशनियाँ नजर आईं। ये रोशनियाँ किसी घोड़ा गाड़ी में थीं और उनकी रोशनी में मुझे सफ़ेद रंग के घोड़े नजर आए। करीब पहुंचते ही मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। वो एक खूबसूरत गाड़ी थी जिसमें सफ़ेद रंग के 4 घोड़े जुते हुए थे और उन पर चांदी का साज सजा था। उसके साथ ही एक कोचवान भी अजीब से लिबास में खड़ा था, जिसने हमें दूर से देखकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एक चौकी निकालकर नीचे रख दी। मैं इन तमाम चीज़ों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। उसने मुझे चौकी पर चढ़कर गाड़ी में दाखिल होने का इशारा किया और मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। वो भी मेरे साथ ही अंदर आ गई। क्या ही खूबसूरत गाड़ी थी और क्या शानदार अंदाज। ऐसा तो हमारी हवेली में भी नहीं था। हम लोग बहुत अमीर थे। गाड़ी की सीट पर बैठकर मुझे एहसास हुआ जैसे परों के ढेर में धंस गया हूँ। निहायत मुलायम सीटें। कोचवान ने पहले गाड़ी के इर्द गिर्द के पर्दे गिराए और फिर शायद घोड़ों की लगामें थाम ली। गाड़ी की जुम्बिश हुई और घोड़ों के गले में बंधी हुई घंटियों की मुतरन्नम आवाज़ें गूंजने लगीं। मैं शुआ के साथ खामोशी से बैठा था। मैंने कहा, अगर ये पर्दे हटाए जाएं तो हम बाहर देख सकते हैं। वैसे शुआ, मैं बहुत ज़्यादा देर तक तुम्हारे घर नहीं रहूँगा और तुम अपने अम्मी अब्बू को ये बात बताओगी कि मैं कौन हूँ? अरे बता देंगे, छोड़ो, तुम मेरे घर चल कर तो देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। घोड़े अब तेज़ रफ्तारी से दौड़ने लगे। बाहर के मनाज़र मेरी निगाहों से गुम हो रहे थे, लेकिन मैं शुआ को देख रहा था। मैंने कहा, शुआ तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। अच्छी लगती हूँ तुम्हें? उसने पूछा तो मैंने कहा, हाँ, हम दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, मैं 14वीं की रात को हमेशा तुम्हारे पास आया करूँगी। वो दरख्त बहुत अच्छी जगह है, हम लोग वहीं उसी पेड़ पर मिलेंगे, और अगर वहाँ ना मिल सके तो इस बात की फ़िक्र मत करना। बस जब भी 14वीं का चांद किसी खुली जगह में आ जाना, जहाँ मैं आसानी से तुम्हारे पास पहुँच सकूँ। मैं खामोश हो गया। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं हमेशा 14वीं के चांद की रात का इंतज़ार किया करूँगा और ख़ास तौर से उस बाग में आ जाया करूँगा और उस रात अपने दोस्तों को साथ नहीं लाऊंगा। फिर घोड़ा गाड़ी रुकी और वही चौकी नीचे रख दी गई। मैं और शुआ नीचे उतर आए।
मैंने ज़मीन पर कदम रखा, सब्ज़ घास थी। हालांकि रात का वक्त था, लेकिन यहाँ रोशनियाँ फैली थीं। ये रोशनियाँ रंगीन मशालों की थी और मैं हैरान था, क्योंकि इससे पहले मैंने रंगीन मशालें नहीं देखी थीं। कभी हमारी बस्ती में रक्स हुआ करता और नाचने वाले मशालें जलाकर जगह जगह नस्ब कर देते। उन मशालों की रोशनी में भंगड़ा डाला जाता और दूसरे रक्स भी हुआ करते। मेरी निगाहें एक अजीम शान इमारत की तरफ उठ गईं जो पुराने तर्ज की थी। उसमें लातादाद गुंबद थे जो चांद की तरह चमक रहे थे। मालूम नहीं कि उनके चमकने का राज क्या था। शुआ ने मुझे आगे चलने के लिए कहा और मैं हैरान सा आगे बढ़ गया। इमारत को देखकर एहसास हुआ कि ये तो हमारी हवेली से कहीं ज़्यादा शानदार है। ये तो पूरा महल लगती है। मैंने महलों की कहानियाँ सुनी थी। ये मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि ये इतना खूबसूरत महल होगा। लेकिन इस वक्त मैं एक महल में दाखिल हो रहा था। सामने संगे मरमर से बनी सीढ़ियाँ और उसके बाद एक राहदारी जिसमें मोटा कालीन बिछा था। दीवारों में बड़े बड़े पत्थर थे जो रोशन थे। मेरी हैरतें अरूज पर थीं और अब मैं शुआ से भी कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि इन मनाजिर को देखता आगे बढ़ रहा था। मैं बहुत हैरान था। शुआ मुझे एक बड़े कमरे में ले आई। यहाँ इंतहाई कदीम तर्ज के सोफ़े और मसहरियाँ, न जाने क्या क्या सामान था। अजीम शान छतों से फानूस लटक रहे थे जिसमें रोशनियाँ थी। ये मेरा कमरा है, वो कहने लगी। यहाँ रुकें या आओ मैं तुम्हें अपना बाग दिखाऊं। मेरी तो जैसे आवाज़ ही बंद गई। मैं शुआ के साथ कमरे से बाहर निकला। ये बाग कमरे के पिछले हिस्से में था और बहुत दूर तक फैला था, और जो इसमें हसीन फूल लगे थे वो मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़मीन पर कभी नहीं देखे थे। न जाने ये दुनिया कौन सी है और न जाने ये सब क्या है। तब हमने उन दोनों को देखा जो सफ़ेद लिबास में चहलकदमी कर रहे थे। शुआ एकदम बोली, मेरे अम्मी और अब्बू, आओ वापस पलटे वरना। शुआ इधर आओ, एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी और शुआ ठिठक गई। फिर सरगोशी के अंदाज में मुझसे बोली, हिम्मत से काम लेना और झूठ मत बोलना, उन्हें झूठ से नफरत है। मैंने कुछ हिचकिचाना चाहा, मगर वो कहने लगी, आ जाओ, उन्होंने बुलाया है। अगर एक लम्हे में ना पहुंचे तो नाराज़ हो जाएंगे। खैर, डर नाम जैसी चीज़ से तो मुझे वाकफियत नहीं थी, बस ऐसे ही ज़रा झिझक की कैफियत थी। मैं शुआ के साथ आगे बढ़ा और उन लोगों के नज़दीक पहुंच गया। दोनों ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, फिर शुआ की तरफ। शुआ कहने लगी, अब्बू ये शाजिल अमीर हैं, मुझे बाग में मिले थे, वो बाग जहाँ बड़े बड़े कीनू लगे हैं। हाँ वो तो ठीक है बेटे, लेकिन अपने साथ क्यों नहीं ले आई? शुआ ने कहा, अब्बू मेरी इनसे दोस्ती है। और बुजुर्ग शख्स ने अपने साथ चलने वाली औरत को देखा। औरत ने नरमी से कहा, बेटे दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन रात गए तक दोस्तों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। शुआ कहने लगी, तो फिर क्या हुआ अम्मी? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते शाजिल, यही नाम है ना तुम्हारा? शाजिल बेटा, रातों को इस तरह नहीं जाते, माँ बाप से पूछे बगैर, बुरी बात है। कोई हादसा पेश आ जाए तो? देखो ना, तुम्हारे अम्मी अब्बू को तो पता भी नहीं हो सकता कि तुम्हारे साथ क्या हादसा पेश आया है। वो कितने परेशान हो गए। चलो रातों को बाहर नहीं घूमते, इन्हें वापस छोड़ाओ। अम्मी थोड़ी देर, शुआ ने कहा। जिद नहीं करते बेटा, खातून ने कहा और मेरे नज़दीक पहुंच गई। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? शाजिल है ना? मैंने कहा, जी हाँ। बहुत प्यारे हो तुम, खातून ने ये कहा और अपने लिबास का एक हिस्सा मेरे ऊपर डाल दिया और एक लम्हे के लिए मुझे अपने करीब लिपटाकर प्यार किया। एक लम्हा, अचानक बस मेरा जहन जैसे सो गया, लेकिन वो चादर, वो कपड़ा मेरे चेहरे से हटा तो बहुत कुछ नाकाबिले यकीन था। मैं अपने बाग में उस दरख्त के नीचे खड़ा था। फटी फटी आंखों से मैंने चारों तरफ देखा और फिर दरख्त के तने को घोंसे से पीट पीट कर देखा। मेरे हाथ में ही चोट लगी थी, लेकिन ये सब क्या था? क्या जागती आंखों से कोई ख्वाब देखा था? ये ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। वो सब कुछ था जो मैं सोच सकता था। ये क्या अजीब सी वहशत मेरे ऊपर सवार हो गई। उसके बाद मैं दरख्तों के दरमियान बहुत देर तक भागता रहा, मगर वो रास्ता तलाश ना कर सका जिससे गुजर कर मैं शुआ के साथ गया था। कोई बात जो समझ में आ रही हो, दिल चाहता कि पागल हो जाऊं, चीखें निकालूं, अपने हलक से लोगों को पुकारूं, माली बाबा को बुलाऊं, उन्होंने सारी दास्तान सुनाऊं। लेकिन दिल तो बेशक चाह रहा था, लेकिन कर ना पाया। मैं हैरान हैरान खोया खोया सा वापस चल पड़ा। तबीयत निढाल सी थी। बिस्तर पर लेट कर न जाने कितनी देर में सोचता रहा कि ये सब क्या था। ये नामुमकिन था जो मुमकिन हुआ है। ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब मुझे बहुत अरसे तक न मिल सका। काफी दिनों तक दोस्तों से आंख मिचोली भी नहीं खेला था। न जाने क्यों जहन पर एक बुरा असर पड़ा था कि अकेला वहां जाता और मायूस वापस आ जाता। बाज़ औक़ात किसी को भूलना कितना मुश्किल काम है।
लेकिन फिर 10 दिन के बाद शुआ मेरे जहन में मद्धम पड़ गई। लेकिन एक तब्दीली मेरे अंदर आ गई। मेरा दिल शरारतों से उचाट हो गया। वही दोस्त थे, वही बाग था, वही रातें थीं। लेकिन ना तो अब माली बाबा को परेशान करने को दिल चाहता, ना मौलवी चाचा से नई शरारतें सीखना। चांद की कई 14वीं रातों को उस दरख्त के पास जाकर खड़ा होता, लेकिन शुआ फिर ना आई। अब मैंने बाग में जाना छोड़ दिया, लेकिन मैं शुआ को भूल गया। मगर चांद की 14वीं को दिल में जो बेचैनी पैदा हुई उसे किसी तरह दूर न कर पाया। आज भी चांद की 14वीं थी। अपने कमरे की खिड़की से बाहर फैली चांदनी को देख रहा था कि दूर पुरानी हवेली के बूढ़े दरख्तों के पास रोशनी सी नजर आई। वहां कोई था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि है कौन। वही तजस्सुस, फितरत तो नहीं बदल जाती। बाहर निकला, फिर उसी जगह पहुंच गया जहां वो थी। शुआ ही थी। मैं बेख्तियार उसकी तरफ लग पा। मैंने उसे पुकारा, शुआ, और उसने उदास नजरों से मुझे देखा। तुम जरूर मुझसे नाराज होगे शाजुल, बहुत ज्यादा, और अब तो मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। मैंने बाग जाना भी छोड़ दिया है। तुम्हारे दोस्त भी वहां नहीं जाते? मैंने कहा, कोई नहीं जाता। क्यों? मैं जो नहीं जाता। शाजिल, मेरे अब्बू मुझे नहीं आने देते। वो कहते हैं कि तुम लोग अच्छे नहीं होते। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान अच्छे नहीं होते। शाजिल, तुम भी तो एक इंसान हो ना। तो क्या तुम जानवर हो? मैंने हंसते हुए कहा। नहीं, मतलब ये नहीं, बस अब्बू कहते हैं इंसान अच्छे नहीं होते। वो मतलबी होते हैं, फरेबी होते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले। उनसे नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा, फिर तुम क्यों आई हो? तुम्हें एक बात बताने। क्या? बताओ। मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती, मैं तुमसे ज़रूर मिलेंगी। बाबा नहीं आने देंगे तो भी छुप कर आऊँगी। 14वीं को तुम हमेशा खुली जगह रहा करो ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तुम्हारे अब्बू बहुत बुरे हैं शिवा, तुम्हें बहकाते हैं। बताओ मैंने क्या बुरा किया? हाँ, अब्बू बुरे तो हैं, लेकिन अगर वो मुझे रोकेंगे तो मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ शाजिल, मुझसे गलती हो गई। कौन सी गलती? असल में तुम्हें अपने साथ मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहिए था। खामोशी से बाग में आती रहती, तुमसे मिलती तो वो अच्छा होता। खैर छोड़ो, एक बात बताओ कि तुम मुझसे नाराज़ हो? हाँ, क्योंकि तुम वादा खिलाफ हो। मैं बहुत बार बाग में गया और फिर मुझे बाग से नफरत हो गई। अब भी नाराज़ हो? पता नहीं, मेरे बताने के बावजूद भी। मैंने फिर कहा, मुझे नहीं मालूम। और फिर क्या फ़ायदा? तुम्हारे अब्बू तुम्हें मेरे पास नहीं आने देंगे और मैं तुम्हें याद करता रहूँगा। कोई फ़ायदा नहीं तुमसे दोस्ती का। वो उदास आंखों से मुझे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन हर चांद की 14वीं को खुली जगह ज़रूर आना। फिर वो वापस मुड़ी और दरख्त के पीछे चली गई। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मुझे ख्याल था कि वो वापस आएगी। शायद उस पेड़ के पीछे खड़ी वो रो रही हो। लेकिन जब बहुत देर हो गई और वो वापस ना आई तो मैं हैरान सा आगे बढ़ा और दरख्त के पीछे गया। वहाँ कुछ नहीं था, उसका कुछ अता पता नहीं था। उसके बाद मैंने पूरा बाग छान मारा, लेकिन वो नजर ना आई। मैं भी वापस आ गया, लेकिन एक बार फिर मेरे लिए उलझन बन गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे भूला नहीं था, बस बचपन ज्यादा गहराइयों का हामिल नहीं होता, इतनी सी बात भी। पूरा 1 महीना इंतजार किया मैंने, उसे याद करता रहा। 14वीं की रात मैंने जिस कर्ब के आलम में गुजारी, शायद इतने कर्ब से कभी नहीं गुजरी थी। न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरता रहा। फिर चांद डूबने पर वापस आया और मायूसी से सो गया। दूसरे दिन सख्त बुखार में मुब्तला हो गया। शायद सदमे से बुखार आ गया था। 8 दिन इलाज होता रहा। वालिद साहब का चहेता था, इसलिए सारा घर परेशानी में था। बुखार तो उतर गया, कमज़ोरी हो गई। उस दिन भी आंखें बंद किए लेटा था कि वालिद साहब कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ मौलवी चाचा भी थे। उनकी आंखें भर आईं, कहने लगे, बहुत कमज़ोर हो गए हो। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। खुदा जाने अब क्या हो गया है, अब तो तुमने शरारतें भी छोड़ दी। मौलवी चाचा कहने लगे, कई महीनों से ये कैफियत है, कोई मशवरा तो देख क्या करूं। वालिद साहब ने परेशानी से कहा, आप पसंद करें तो मेरे साथ मसान गढ़ी चलें, वहाँ मौलवी बशीर अहमद साहब से मिल लेंगे। शाजिल को भी साथ ले चलेंगे। मौलवी बशीर अहमद कौन है? बुजुर्ग हैं, बहुत नेक और दीनदार आदमी हैं। अल्लाह के कलाम से लोगों की मुश्किलों का मदावा करते हैं। मसान गढ़ी की एक मस्जिद के हुजरे में मौलवी बशीर से मुलाकात हुई। उम्र कोई 100 साल के करीब होगी। बड़े मुनकसर अलमजाज थे। कहने लगे, आलम गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को इल्म है। बंदों को अपने कलाम की रोशनी में उसने जो अता फरमाया, मैं उसी तक महदूद हूँ। बच्चे के बारे में कोशिश करता हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़कर इससे रहनुमाई हासिल करता हूँ। कामयाबी हो सकी तो अर्ज कर दूंगा, आप लोग एक रात मस्जिद में क़याम करें। वालिद साहब तैयार हो गए। रात हमने मस्जिद में गुजारी। दूसरी सुबह मौलवी बशीर अहमद के यहाँ से नाश्ता आया और दिन को 11 बजे मौलवी साहब ने हुजरे में तलब कर लिया। ये एक तावीज़ लिखा है हमने, यूँ समझ लें, इसे एहतियात से रखना ज़रूरी है। ये हाल नहीं, मुस्तकबिल के लिए है। बहुत से अवामिल गटमट हैं जो बेहतर नहीं है।
सदका दीजिएगा। कुछ और बताइए मौलवी साहब, वालिद साहब ने कहा। बाखुदा वजाहत नहीं हो सकी, बहुत कोशिश की। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा लेकिन परेशानियां ज़रूर होंगी, अल्लाह ताला खैर करेगा। वापसी में वालिद साहब ने कहा, कुछ नहीं हुआ मौलवी साहब, कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। आप तावीज़ इनके गले में डालें, बाकी अल्लाह मालिक है, मौलवी साहब कहने लगे। वक्त गुजरने लगा, तबीयत की तब्दीली दूर ना हो सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह शुआ थी, जो उसके बाद किसी चौदहवीं को नहीं आई और मैं इंतज़ार कर करके थक गया। अलबत्ता ये नहीं कह सकता कि मुझे उससे इश्क हो गया था। बचपन की इस उम्र में इस एहसास का पता भी नहीं होता। बस तबीयत पर एक असर सा पड़ा था और वो जो बाकी ना रही थी। रफ्ता रफ्ता दूसरे अवामिल गालिब आते गए। वालिद साहब भी मेरे लिए कुछ संजीदा हो गए। ख़ास तौर से मौलवी बशीर अहमद के इन अल्फाज ने उलझा दिया कि मैं परेशान रहूँगा। हवेली, जायदाद, ज़मीनों का कारोबार चल रहा था। दोनों भाई वालिद साहब के दस्ते रास्ते और तमाम जिम्मेदारियां संभालते जा रहे थे। लेकिन वालिद साहब छोटे होने की वजह से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखते थे, इसलिए दोनों भाइयों के दिलों में मेरे लिए कुछ नफ़रत पैदा हो गई थी। एक दिन मेरे बड़े भाई अतर अमीरुद्दीन ने मुझसे किसी ख़ास काम के लिए कहा। मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। तुम्हें हराम खोरी की आदत पड़ गई है, कोई काम नहीं होता तुमसे, उठो, जो मैंने कहा है वो करो। मैंने कहा, मैं नहीं जाता। कैसे नहीं जाएगा, उठ। नहीं जाता, मैंने कहा, और भाई ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। ऐन उसी लम्हे वालिद साहब आ गए। उन्होंने ये मंजर देखा, गुस्से से पागल हो गए। अतर भाई को मार मार कर बेहोश कर दिया उन्होंने। बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब अतर और अज़र दोनों मेरे दुश्मन बन गए। वो यकजा होते और मुझे अलग कर देते। वालिद साहब ये देख रहे थे। उन्होंने मुझे लाहौर भेजने का फ़ैसला कर लिया और आखिर मैं लाहौर आ गया। यहाँ मेरी तालीम के साथ हॉस्टल में मेरी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया गया। यहाँ आने के बाद मेरे अंदर खुशगवार तब्दीली पैदा हुई। कुछ नए दोस्त बन गए, उनके साथ सैर व तफरी भी रहती। फिर तालीम से भी दिलचस्पी पैदा हो गई। मैं पढ़ भी रहा था। वालिद साहब आते रहते, मेरी आसाइशों के सारे बंदोबस्त कर दिए उन्होंने। दोस्तों के साथ एक दिन रावी किनारे जा निकला। मॉनसून चल रहा था, बारिशें हो रही थी, रावी शबाब पर था। दोस्त रंगरलियाँ मनाने लगे। मैं टहलता एक सुनसान गोशे की तरफ जा निकला। यहाँ दरख्त लगे हुए थे। बादलों की छाँव में ये दरख्त बेहद पुरस्कार लग रहा था। मैं एक दरख्त के तने से लगकर खड़ा हो गया। मेरे जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। दोस्त दूर थे, यहाँ एक खामोशी थी। अचानक मुझे शी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी को बुलाता है। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा तो एक खूबसूरत आवाज़ आई, ऊपर देखो इधर। मेरी निगाह ऊपर उठ गई। एक दरख्त की मोटी शाख में 2 आंखें लगी थीं, 2 हसीन पुरसहर आंखें, इतनी पुरकशिश आंखें के इंसान से उसके हवास छीन लें। मैं उन्हें देखने लगा। मुझ पर हैरतों के पहाड़ थे। क्या ये दरख्त की आंखें हैं? इन आंखों के इस जगह होने का कोई महल नहीं था। दरख्त की शाख सीधी चली गई थी, क्योंकि इंसान से इस डायरेक्शन में नहीं चिपक सकता। उसकी आंखें इसी तरह नजर आई। फिर आवाज़ आई, शाजिल, मुझे नहीं पहचाना? न जाने मेरे मुंह से कैसे निकला, कौन है? नहीं पहचाने? अब की बार उसकी आवाज़ में कुछ अफसुर्दगी सी थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? आवाज़ उभरी, शुआ, और मेरा दिमाग झनझना उठा। शाजिल, मुझे बेबस कर दिया गया है, सज़ा दी गई है मुझे। सज़ा? मेरी सरसराती आवाज़ उभरी। हाँ, मेरा जिस्म छीन लिया गया, मेरे जिस्म को कैद कर दिया गया। किसने किया और क्यों किया? मैंने खोई आवाज़ में पूछा। मेरे माँ बाप ने। वो नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे मिलूं। उन्होंने मुझ पर बेहद सख्तियाँ की। यही वजह है कि मैं वादे के बावजूद तुम्हारे पास नहीं आ सकी। मैंने कहा, शुआ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? शाजिल, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूं। मुझे याद रखना, मुझे भूलना नहीं। एक ना एक दिन मैं उन्हें राज़ी कर लूँगी। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि तुम मेरे कितने बेहतरीन दोस्त हो, बहुत अच्छे साथी हो। हम एक दूसरे के बगैर खुश नहीं रह सकते। हमें एक दूसरे से दूर ना किया जाए। लेकिन शुआ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत वक्त लगेगा इसमें शाजिल, सब्र और सुकून से मेरा इंतज़ार करना। दरख्त की आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं उन्हें देखने लगा। लेकिन उसी वक्त मुझे अपने पीछे आहट सुनाई दी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलट कर देखा। कुछ लम्हे तो अंदाज़ा नहीं हो सका कि ये साए किसके थे। फिर जब अक्ल की बीनाई बहाल हुई तो मुझे एहसास हुआ कि साए छोटे हो रहे हैं। आखिर मैंने उन्हें पहचान लिया। वो मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ रावी दरिया की सैर को आए थे। वैसे तो ये सभी अच्छे थे, लेकिन साजिद बहुत ही अच्छा था। गरीब घराने का लड़का था, गड़ी शाहू में एक छोटे से घर में रहता। न जाने उसे क्या एहसास हुआ, मेरे करीब पहुंचकर बोला, क्या हुआ शाजिल, कैसी तबीयत है तुम्हारी? यार, मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। तुम लोग महसूस ना करो तो मैं वापस हॉस्टल जाना चाहता हूँ।
यार कमाल है, अभी तो चांद पूरा खिला नहीं और तुम चांदनी को बेवा कर रहे हो, मेरे एक दोस्त ने कहा। ऐसा करो तुम लोग रावी किनारे बैठकर शायरी करो और मुझे जाने दो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, साजिद ने कहा। रास्ते में साजिद मुझसे मेरी तबीयत की खराबी के बारे में पूछता रहा। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया और कहा कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बस कभी कभी सर में चक्कर आने लगते हैं। क्या बताता उसे। साजिद भी खामोश हो गया। फिर मुझे हॉस्टल छोड़कर चला गया, लेकिन बिस्तर पर लेटकर मेरे जहन पर जो सोचें हमला आवर हुई उन्होंने मुझे निढाल कर दिया। बचपन तो खैर मासूम होता है, सोच की गहराइयाँ भी कुछ नहीं होती। मैंने बार बार शुआ के बारे में सोचा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो मेरे लिए कसक बन गई थी, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन था। दरख्त की आंखें और शुआ की कहानी अगर किसी को सुनाता तो वो मुझ पर शक करने लगते, लेकिन जो कुछ मैंने देखा जागती आंखों से देखता था। दिमाग सन्नाटे में था। आखिरकार मैंने खुद को संभाला। ठंडे पानी के गुस्ल ने थोड़ी बेहतरी पैदा की और इसके बाद मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। लेकिन 6 या 7 दिन तक ये जादू मुझ पर रहा और मैं इस वाक़यात के होने का तज्जिया करता रहा। इंसान कैसी ही मुश्किल का शिकार हो, आखिर उसे बहुत कुछ भूलना पड़ता है। भाइयों ने सगे होने के बावजूद मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर दी। मुझे बहुत एहसास था इस बात का। बहुत से अजीज़ व क़रीब थे और सब के सब मुझसे मिलते रहते। ख़ास तौर पर उस दिन जब मैं कुछ दिन के लिए बस्ती जाता। न जाने क्या क्या कहानियाँ सुनाई जाती, लेकिन मैंने कभी कहानियों पर कान नहीं धरे। पिछली बार जब झूमर गाँव गया तो वालिद साहब की तबीयत अच्छी खासी ख़राब थी। मुझे लगा जैसे वो कमज़ोर हो गए, हालांकि अपने दौर में बड़े तवाना थे। मेरे तमाम भाई जायदाद की निगरानी करते और इसमें कोई शक नहीं कि वो मेहनत भी करते थे। उन्हें मुझसे इख्तलाफ था, लेकिन मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। बहन से हम महरूम थे, बल्कि अजीब बात थी कि बिल्कुल करीब के रिश्तेदारों में भी कोई लड़की नहीं थी। इसलिए दोनों भाइयों की शादियां गैर घरानों में हो गई और मैंने ये बात महसूस की कि घर का माहौल मेरे लिए अजनबी हो गया। भाभियां शहरों से आईं, पढ़ी लिखी थीं और घर में उन्होंने सारा निज़ाम संभाल लिया। बहरहाल इस दौरान बहुत से वाक़यात हुए, मगर मैं नज़रअंदाज करता रहा। अपने तालीम के आखिरी इम्तिहान देने के बाद इंसान को जो खुशी होती है उसे अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। पिछले दिनों वालिद साहब बीमार थे, उनके बारे में इत्तला मिली, लेकिन ख़ुद वालिद साहब ने कहा कि उनकी सारी बीमारी उस वक्त दूर हो जाएगी जब मैं आखिरी इम्तिहान कामयाबी से देकर वापस आऊँगा। इस दौरान मैं ज़रा भी तरद्दुद ना करूँ और इम्तिहानों की तैयारी में पूरा वक्त बिताऊँ। चुनांचे अपना ये काम मुकम्मल करने के बाद मैं वालिद साहब को सरप्राइज़ देने का तहिया करके बस्ती पहुंचा। बस्ती के इस छोटे रास्ते पर जहां लाहौर से चलने वाली बस झूमर के लोगों को उतारती मैं उतरा तो बस अड्डे पर सिर्फ 3 तांगे खड़े थे और इन्हीं में चौधरी इमाम का तांगा भी था। चौधरी इमाम हमारी बस्ती के एक मोअज़्ज़िज़ आदमी थे। उनके 2 बेटे 1965 की हिंदुस्तान से जंग में शहीद हो गए थे और चौधरी इमाम ने अपनी बूढ़ी हड्डियों को फिर से जवान कर लिया। चौधरी किसी लालच का शिकार नहीं हुआ। चौधरी इमाम ने हुकूमत की मराद से कोई फ़ायदा नहीं उठाया और जो पैसे उनके पास जमा थे उनसे एक तांगा खरीद लिया। बस उसका यही ज़रिया मौज था। इस वक्त भी वो बस के अड्डे पर मौजूद थे। जीटी रोड से गुजरने वाली बस झूमर के मुसाफिरों को उतार कर आगे बढ़ गई और मैं चौधरी इमाम की तरफ बढ़ा। मैंने सलाम किया तो मुझे देखने लगे, फिर तांगे से नीचे उतर आए। अरे शाजिल बेटा, उनकी आवाज़ अजीब सी थी। मैं सलाम दुआ के बाद तांगे में बैठा तो कहने लगे, अभी आ रहे हो? तुम्हें किसने खबर दी? चौधरी इमाम के अल्फाज पर मैंने हैरत से उन्हें देखा और पूछा, चाचा कैसी खबर? अरे, चौधरी इमाम ने हैरत भरी नज़रों से मुझे देखा और लरज़ कर रह गए। कैसी खबर चौधरी साहब, मुझे बताएंगे नहीं? शाजिल बेटा, क्या तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें नहीं बताया? तांगा रोकिए, कैसी खबर? सब खैरियत तो है? चौधरी इमाम ने गर्दन झुका ली और बोले, बुरा ज़माना आ गया बेटे, तुम्हें आज तक किसी ने बताया ही नहीं। अरे चाचा, कुछ बताइए तो सही। तुम्हारे वालिद अमीरुद्दीन, क्या हुआ उन्हें? अल्लाह को प्यारे हो गए, अब तो काफ़ी दिन हो गए, शायद 1 महीने से ज़्यादा। मेरा दिमाग भग से उड़ गया, पूरा बदन साए साए करने लगा, आंखों में नमी उतर आई, हलक बंद हो गया। कोशिश के बावजूद आवाज़ न निकल सकी। चौधरी इमाम आहिस्ता आहिस्ता तांगा चलाते रहे, वो भी कुछ नहीं बोले। काफ़ी फासले के बाद मैंने कहा, मुझे तो किसी ने खबर नहीं दी, अपने और पराए किसी ने भी नहीं दी। चौधरी इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लम्हे खामोशी के बाद मैंने फिर पूछा, मगर अब्बा तो ठीक थे, हुआ क्या उन्हें? अरे भैया तंदुरुस्त नहीं थे, काफ़ी दिन से बीमार थे। खुदा खुदा करके बस्ती पहुंचा। फिर हवेली के पुराने मुलाजिम मुझे देखकर रोने लगे। बड़े भाई मौजूद थे, उन्होंने मेरे करीब पहुंचकर अदाकारी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने दोनों हाथ सीधे कर लिए। इन तमाम बातों की ज़रूरत नहीं भाइयों। कितना हुआ वालिद साहब के इंतकाल को? अतरुद्दीन ने बताया, 1 महीना। मुझे इत्तला क्यों नहीं दी?
ये अब्बा जी का हुक्म था, तुम्हारे इम्तिहान ना हो जाएं, तुम्हें इब्तिला न दी जाए। आप लोगों ने उनकी बात मान ली। ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। वो तो इस दुनिया से जा रहे थे, लेकिन मुझे तो आपके साथ रहना था। देखो, हम उनकी बात नहीं टाल सकते थे, भाई ने कहा। ये बात नहीं है, मैंने सर्द लहजे में कहा। वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे, मैं उनके किए में शिरकत नहीं की। मेरे दिल में धुआं भर गया। भाइयों ने जानबूझकर मुझे वालिद के दीदार से महरूम रखा। इसमें शक नहीं कि अमीरुद्दीन साहब ऐसे बाप थे जिनकी मिसाल मुश्किल से दी जाती। उनके बगैर ये हवेली वीरान लग रही थी। दिल से एहसास हो रहा था कि अब इस हवेली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। भाई और भाभियां पहले भी कभी दिल में नहीं उतरे थे। मैं खुद इस बात को बुरा नहीं समझता था जितने बुरे वो लोग थे। उनकी शादी के बाद कई बार घर आया, लेकिन भाभियों से ऐसे मुलाकात होती जैसे पड़ोसियों से। एक लम्हे के लिए भी हम घुल मिल ना सके और भाभियों ने कभी अहमियत ना दी। मैं बुरा नहीं था जितने वो बुरे लोग थे। हम कभी घुल मिल नहीं सकते थे। भाभियों ने मुझे कभी अपनायत नहीं दी जो भाभियों और देवरों के दरमियान होती है। मैं अपने कमरे में बंद हो गया। मेहमान अब भी आते रहते, मुझे पूछते, उनमें से वाजिबी सी बात करता। भाई भी कुछ चोर चोर से बने रहते। बहरहाल काफ़ी वक्त गुजर गया। फिर एक दिन हैदर बेग शहर से वापस आए। ये हमारे कानूनी मुशीर थे और बहुत बेतकल्लफ थे। वालिद साहब से बेहद ताल्लुकात थे। मुझसे मुलाकात की और बोले, मुझे अतरुद्दीन ने बुलाया है, कुछ हिसाब किताब करने हैं, तुम्हारी शिरकत ज़रूरी है। असल में अतरुद्दीन चाहते हैं कि सारे मामलात साफ़ सुथरे हो जाएं। उनका कहना है कि तुम्हें अभी सूरत हाल मालूम नहीं, बाद में कभी अपने दिल में सोचना ना कि जायदाद वगैरह में डंडी मारी गई। मैं समझा नहीं। अभी थोड़ी देर के बाद सारी तफसीलात तुम्हें समझाई जाएंगी। फिर हम सब जमा हो गए। अतरुद्दीन और अज़रुद्दीन मौजूद थे। कागजात निकाले गए। अज़र भाई ने कहा, शायद तुम्हें अंदाज़ा ना हो शाजिल कि बहुत अरसे से हम परेशानियों का शिकार हैं। हम पर इतना कर्ज है कि तुम सोच नहीं सकते। सारे बागात गिरवी रखे हैं, बहुत सी ज़मीनें फ़रोख्त हो चुकी हैं, कई लोगों को सूद की रकम अदा करनी पड़ती है और हालात परेशान कुन हैं। मैंने फटी फटी आंखों से भाइयों को देखा और कहा, क्यों भाई, इस क्यों का हमारे पास जवाब नहीं। अब्बू के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। अपने मामलात किसी को नहीं बताते थे, बस हुक्म दिया करते थे और हम उन हुक्मों की तामील करते। मगर हमारे पास तो बहुत कुछ था, मैंने कहा। लेकिन था और है में फ़र्क है भाई, अज़र ने कहा। मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया गया। यही शिकायत तो हमें अब्बू से थी। तुम इतने छोटे तो नहीं, बड़े होने के बावजूद तुम्हें सारी मालूमात हासिल होनी चाहिए थी। बात मेरी समझ में नहीं आती। समझाया जा रहा है, तुम्हें समझ लो। अज़रुद्दीन के लहजे में तलखी थी। फिर वो कागजात निकालकर दिखाने लगे। अतरुद्दीन ने कहा, लोगों को बहुत से शौक होते हैं, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अब्बू को मुकद्दमा बाजी का शौक था। न जाने किस किस से झगड़े चल रहे थे। लाखों रुपया इसी कोशिश में ज़ाया हो रहा था, लेकिन हम तो रोक भी नहीं सकते थे, उनको मजबूरी थी। ये तमाम हिसाबात हैदर बेग साहब तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। बाद में ये ना कहना भाई कि भाई तुम्हारा हिस्सा हड़प कर गए। देख लो, सोच लो। देखिए, आप लोग अगर मुझे ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास दौलत नहीं रही, तो मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं वो कर्ज उतारूं जो मेरे हिस्से में है, तो जाने दीजिए इन बातों को। आप जानते हैं कि मैं कोई हैसियत नहीं रखता। और हैदर बेग साहब, ये तमाम फजूल चीज़ें मुझे मत दिखाइए। मैं उठ गया, लेकिन सारी रात मुझे नींद ना आई। ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ दौलत की रेल बेल थी। हफीजुद्दीन चचा हमारे रिश्तेदार थे। मैंने उनसे भी शिकायत की कि आपने मुझे इत्तला क्यों ना दी। वो कहने लगे, तुम्हारे इम्तिहान था बेटे। इम्तिहान तो ज़िंदगी भर के लिए शुरू हो गया है चचा। अब्बू की शक्ल देख लेता, मुमकिन है वो मुझसे कुछ कहते। हफीजुद्दीन चचा ने गर्दन झुका ली। काफ़ी देर तक खामोश रहे और उसके बाद गर्दन उठाकर बोले, अगर मैं ऐसा करता बेटे, तो हो सकता है इस घराने की कुर्बत से महरूम हो जाता। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं, और अगर तुम मजबूर करते हो तो बस इतना कह सकता हूँ कि हर शख्स को उसकी हैसियत के मुताबिक दिया जाता है। मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि मुझे रिश्तेदारों में शुमार कर लिया जाए, लेकिन उन रिश्तेदारों में नहीं जो घरेलू मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। किससे शिकायत करता? दिल बेचैन था। अजीब अजीब से ख्यालात दिल में आने लगे। 12-15 दिन गुजरे होंगे कि मामू इफ्तिखार अहमद आ गए। असल में वालदा की मौत के बाद बहुत से रिश्तेदार बिखर गए थे। मामू इफ्तिखार मेरे सगे मामू थे, लेकिन वालिद साहब से उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। पास की आबादी में रहते थे। उस दिन अपनी शानदार लैंड क्रूज़र में आए और मुझे देखकर खुश हुए। तुम्हें तो इस ख़ानदान से निकाल ही दिया गया शाज़ल, जैसे तुम्हारा इस ख़ानदान से ताल्लुक़ ही ना हो। मुझे पहचानते हो ना?
मैंने कहा, आपकी नाराज़गी बजा है मामू जान, लेकिन आप खुद कहते चुके हैं जो मुझे कहना चाहिए। मैं क्या कहूँ? कभी हमारी तरफ आओ ना, बेटियाँ ख़ास तौर पर तुम्हें याद करती हैं, कहती हैं कि 3 भाई हैं मगर कोई पूछता ही नहीं। मैंने कहा, मैं हाज़िरी दूंगा। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भाइयों से ये उम्मीद थी कि मुझे संभालेंगे, रे मेरे लिए मुस्तकबिल के रास्ते तशखीस करेंगे, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया था। मुझे महसूस हो रहा था ये सब लोग मेरे खिलाफ हो चुके थे और मुझे अपने रास्ते से हटाने के ख्वाहिशमंद थे। उस रात की खुसूसी मीटिंग में दोनों भाभियां भी शरीक थीं। भाई अतरुद्दीन ने मुझे ख़ास तौर से बुलवाया। कमरे का माहौल देखकर मुझे यकीन हो गया कि कोई ख़ास बात है। मैं उनके दरमियान जा बैठा। भाभियों के चेहरे सुकड़े हुए थे। छोटे भाई अजरुद्दीन ने कहा, बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है शाजिल। तुम तो उस दिन के बाद ऐसे हो गए कि तुम्हें हमारी नीयतों पर शक हो। तुम्हें इन हकीकतों का सामना करना होगा। इन दोनों ने भी यही तय किया है कि सच्चाइयों के सामने जाकर हर वहम को दिल से मिटाया जाए, वरना 100 दोस्त 100 दुश्मन, न जाने कौन कौन तुम्हारे कान भरे। तो और क्या, जिम्मेदार साहब ने ऐसी शान दिखा रखी है कि जैसे ज़मीन और आसमान इन्हीं के हैं। दुनिया से गए तो कर्ज़ों के अंबार छोड़ गए। सोचा तो ये था कि ज़िंदगी आराम से गुजरेगी, लेकिन अब भाइयों में कर्ज़े तकसीम हो गए। कौन क्या देगा, ज़रा हिसाब किताब तो हो जाए। बड़ी भाभी ने कहा, तुम्हें बकवास करने की क्या ज़रूरत है, हम बात जो कर रहे हैं। मर्दों में औरतों का बोलना ठीक नहीं होता। मेरे भाई अतरुद्दीन ने उन्हें डांट दिया। रहने दीजिए भाई, कनीज़ बनकर नहीं आई हूँ इस घर में। माँ बाप ने बहुत कुछ दिया है अल्लाह के फजल से। ये कहकर भेजा था कि बेटी बड़े घर जा रही है, राज करेगी। यहाँ इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। क्या समझते हैं आप मुझे? आप लोगों से ज़्यादा तालीम याफ्ता हूँ, खुश नहीं रह सकती। क्या इसी कर्ज़ों के अंबार को घर कहते हैं? भाभी ने कहा तो भाई कहने लगा, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊँ? ये बताइए, आखिर वो दौलत कहाँ चली गई? आप नहीं जानती, हम जानते हैं। 1 मिनट, मैंने खड़े होते हुए कहा और सब मेरी तरफ देखने लगे। जो गुफ्तगू हो रही है इसमें मेरी मुदाखलत हर लिहाज से नुकसानदेह होगी, लेकिन मैं खुद को खामोश नहीं रख सकता और आप लोगों की फजूल बातें भी बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे बाप का नाम अगर ज़रा भी बेएहतरामी से लिया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। फिर मैं वहाँ से निकल आया और इसके बाद मामू इफ्तिखार के यहाँ जाने का फ़ैसला किया। बसें चलती थीं, बस अड्डे पर पहुंचकर बस में बैठा और चल पड़ा। ज़िंदगी में 2-3 बार ही बस में गया था, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि बचपन की उम्र में गया था। होशो हवास में तो दुनिया छिन गई। मामू इफ्तिखार के घर पहुंचा तो सबसे पहली मुलाकात मामू से हुई। बहुत अच्छी हैसियत के मालिक थे, शानदार मकान था। मुझे ये बात मालूम थी कि वहाँ भी जिम्मेदारियाँ हैं। बहरहाल मामू इफ्तिखार का घराना मुझे देखकर खुश हुआ। 2 बेटियाँ थीं उनकी और 1 बेटा था। मामानी जान थी, बहुत अच्छी तरह सब पेश आए। बहुत खुश हुए और मेरी खातिर का सिलसिला शुरू हो गया। मामू साहब मेरे सामने पीछे जा रहे थे। रात को दस्तरख्वान पर खूब हंगामा रहा। मामू जान की दोनों बेटियां सुमन और जहां आरा नौजवान थीं। अच्छी शक्लो सूरत की थी, मगर हम लोग कभी बेतकल्लुफ़ नहीं हुए। रात के खाने के बाद मामू साहब के साथ नशिस्त जमी और मैंने कहा, मामू जी, वालदा साहबा की शक्लो सूरत तो मुझे याद नहीं, लेकिन वालदा की मौत के बाद आपसे मिलना बहुत कम रहा। क्या अब्बू के ताल्लुकात बेहतर नहीं थे? वो कहने लगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ हालात ही ऐसे रहे कि बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो सकीं, और फिर बहन की मौत के बाद तो आना जाना भी कम था। मैं काफ़ी अरसा मुल्क से बाहर रहा। दूरियां रिश्तों में खला पैदा करती हैं, हम इसी का शिकार थे। असल में मैं ये सवाल एक ख़ास वजह से करना चाहता हूँ, मैंने कहा। मामू ने ममानी साहिबा की सूरत देखी और बोले, अगर मुनासिब समझो तो पूछो। मामू, क्या हमारे हालात अचानक इतने ख़राब हो गए थे? किसी को किसी के ख़िलाफ़ भड़काना शराफत की बात नहीं, लेकिन तुमने ये सवाल किया तो अब मैं जवाब दूंगा। मामू कहने लगे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले इंकशाफ हुआ कि हम लोग बहुत कम जाते थे। इसकी वजह यह थी कि हमें वहाँ कोई चाहता ही नहीं। ख़ास तौर से तुम्हारे भाई अतर और अज़र की शादी के बाद तो वहाँ अजीब सी फ़िज़ा थी। मैं एक बार कहूँगा कि उन दोनों बच्चों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं। खुदा की कसम, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी दोनों बेटियाँ उस घर में जाती। ये तो तकदीर के खेल हैं, बच्चों की जहाँ किस्मत होती है। कहने का मतलब था कि मैं तो बेलौस था। अगर बेगर्जी से मुलाकातें होती रहती तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे शक की नज़रों से देखा जाने लगा। तुम देख लो खुद ही, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरी बहन की ज़िंदगी तक हालात अच्छे रहे, मेरे बगैर कुछ नहीं होता था, लेकिन उनके बाद हालात तब्दील हो गए। खैर छोड़ो, ये बात मुझे किसी ने बताई थी।
नाम नहीं लूँगा क्योंकि गीबत हो जाएगी। तुम्हारे सिलसिले में कुछ साजिशें हैं। वो लोग, मेरा मतलब है तुम्हारे दोनों भाई और तुम्हारी भाभियाँ ख़ास तौर पर, तुम्हारे हिस्से की जायदाद हड़प करने के चक्कर में है। बहरहाल इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हालात की बदतरी के बारे में कभी किसी से नहीं सुना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ अब्बू के नाम पर न जाने क्या बातें की जा रही हैं। दौलत के लिए वो लोग सब रिश्ते भूल चुके हैं। क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मैंने मामू साहब को तफसील बताई तो वो बोले, हैदर बेग के बारे में इतना कह सकता हूँ कि बड़ा लालची और ज़माना साज आदमी है। तुम देख लो, मेरी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बता देना। मैंने अफसरदा लहजे में कहा, जी ठीक है। मामू के घर का माहौल अच्छा था, ज़रा आज़ाद ख्याल लोग थे। ममानी साहिबा गो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मामू साहब बाहर की दुनिया में रहकर आए थे, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा माहौल बनाया। दोनों लड़कियां भी मुझसे खासी बेतकल्लुफ़ थीं। 2-3 दिन के बाद मैंने वापसी की इजाज़त चाही तो मामू कहने लगे, कहाँ जाओगे? मामू जी, घर ही जाऊँगा, बताकर नहीं आया किसी को। सारे मामलात अपनी जगह, बहरहाल वो मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है। उन लोगों से पूछूंगा कि सब कुछ क्या है। मैं जाहिल नहीं हूँ। अगर आपको अंदाज़ा है अपनी सी पर आ जाऊँ तो नाकों चने चबवा दूंगा, मगर भाइयों का एहतराम दिल में है। भाभियों को मैं क्या कहूँ। कुछ दिन यहाँ रुक जाते, जल्दी क्या है जाने की। उन्होंने मुझे रोक लिया। बेकली मुझ पर तारी थी, मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला नहीं था। 2-3 दिन मजीद गुजर गए और उस रात बस कुछ जहनी तनाव का शिकार था। बाहर चांदनी खुली थी। बहुत देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। फिर जब नींद किसी तरह ना आई तो अपनी जगह से उठा। जिस कमरे में मेरा क़याम था वहाँ सामने की राहदारी में मामू और ममानी की ख्वाबगाह थी। उसमें रोशनी हो रही थी, दोनों बातें कर रहे थे। मेरे कानों में अपना नाम पड़ा तो मेरे कदम रुक गए। हालांकि ज़िंदगी में कभी ऐसी जाहिलाना हरकत नहीं की थी, लेकिन उस वक्त दिल में न जाने क्यों तजस्सुस पैदा हो गया कि उनकी बातें सुनूं। रात के सन्नाटे में आवाज़ भी साफ आ रही थी। मामू साहब कह रहे थे, सोने की मुर्गी है वो। अतर और अजहर अपने आप को जिम्मेदारी की चालों में माहिर समझते हैं। हैदर बेग के जरिए यकीनी तौर पर करोड़ों के जैली कागजात बनवाए होंगे। सारा किया धरा तो सामने ले आऊं, लेकिन शर्त यह है कि इस बात की उम्मीद हो जाए कि हमारी कोई बेटी ठिकाने लग जाए। आप देख लीजिए कोशिश करके, बल्कि खुलकर बात कर लें। ममानी कहने लगी, असल में ये बातें मर्दों के करने की नहीं होती। तुम आखिर किस दिन काम आओगी? ज़रा इस लड़के का दिल टिटोलो। हमारी दोनों बेटियों से किसी एक को पसंद कर ले तो मैं बाखुशी इसके रिश्ता देने पर तैयार हूँ। फिर रह जाएगा जायदाद का मसला। तो तुम क्या समझती हो, मैंने भी ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। उनकी बातें सुनकर एक बार फिर मेरे दिल पर बोझ सा आ गया। क्या इस दुनिया में कोई लालच से खाली है? हर शख्स के सोचने का अपना अंदाज है। मामू साहब बेशक अपनी बेटियों के बाप हैं। वो मुझे सिर्फ ये हैसियत दे सकते हैं कि मैं बकौल उनके सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। अगर ऐसा ना होता तो मैं बेहैसियत होता। इसके बाद जायदादों के झगड़े चलेंगे, न जाने क्या होगा। कुछ भी था, हवेली मेरे बाप की थी और मैं अपने बाप की इज्जत को इस तरह नीलाम होते नहीं देख सकता था। मजीद वहशत सवार हो गई और मैं मामू की कोठी से निकल आया, बाहर लान में आ गया। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि चांदनी कुछ ज़्यादा ही तेज़ फैली है। चांद की कौन सी तारीख थी ये मालूम नहीं था। यह एहसास मुमकिन है कि आज चांद की 14 तारीख हो। मेरी निगाहें किसी को तलाश करने लगी, और ऐसा बहुत कम होता है कि इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचे और वो निगाहें के सामने आ जाए। सामने फूलों के झुंड के पास छोटे से संगे मरमर के एक गोशे पर एक इंसानी वजूद मौजूद था। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। लंबे लंबे हसीन बाल जमीन को छू रहे थे। रुख बदला था, वो जो कोई भी था खामोश बैठा था। मैं बदन की बेख्तियार लर्जिशों को संभालता दबे कदमों उसके पास पहुंचा। न जाने कैसे मुंह से आवाज़ निकली, शुआ, और संगे मरमर पर बैठे हुए उस वजूद ने गर्दन घुमाई और मेरा दिल धक से रह गया। ये शुआ नहीं थी बल्कि समन थी, मेरी मामूजात बहन। लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मेरा दिल लरज कर रह गया। सारा वजूद समन का था, लेकिन आंखें शुआ की थी। समन मेरे लिए अजनबी नहीं थी। उस चंद रोज़ क़याम के दौरान दर्जनों बार मैंने उसे देखा। खूबसूरत आंखें थीं, जाज़िबे नकूश निगाह की मालिक थी। लेकिन उस वक्त जो मेरी आंखें मेरे सामने थीं वो समन की नहीं, जबकि चेहरा और चेहरे के तमाम नकूश समन के थे। ये आंखें इश्तियाक भरे अंदाज में मुझे देख रही थीं, होंठ मुस्कुरा रहे थे, जैसे खुद पर कोई हसीन कहानी सजाए हों। इस आवाज़ को मैं नहीं भूल सकता जो उसके मुंह से निकली। ये शुआ की आवाज़ थी। उसने कहा, इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी शाजिल, याद नहीं रखते ना मुझे? मैंने कहा, समन ये तुम हो? उसने कहा, नहीं समन नहीं, मैं शुआ हूँ। मैं फिर सहरज़दा हो गया। तब उसने कहा, मैं शुआ हूँ शाजिल, मजबूरियाँ अभी तक दामनगीर हैं।
सारा वजूद बंधनों में जकड़ा है। कुछ लोग ख्वामख्वाह दुनिया में तकदीरों के मालिक बन जाते हैं। माँ बाप बेशक औलाद पर हक रखते हैं, लेकिन बेख्तियार जज्बों पर पाबंदी लगाना अच्छी बात नहीं। मेरे वालिद ने ऐसा किया। उन्होंने मेरे वजूद को अना का मसला बना लिया। हालांकि बुजुर्गों ने कहा कि नाज़िम अरसलान बच्चों पर जुल्म नहीं करते, वालिदैन बच्चों पर हर खुशी कुर्बान करते हैं। बच्ची को इतनी आज़ादी दो कि वो अपनी ज़िंदगी का साथी ढूंढ ले, लेकिन मेरा बाप नहीं मानता। मैंने कहा, समन तुम क्या कह रही हो, जानती हो? देखो, बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं समन नहीं, मैं शुआ हूँ। बता चुकी हूँ कि मेरा बदन मुझसे छीन लिया गया। मेरा बदन कैदी है, लेकिन मेरी रूह आज़ाद है। मजबूरियाँ इंसान से न जाने क्या कराती हैं। मैं जिस तरह भी तुम्हारे पास आती हूँ, तुम सोच नहीं सकते। तुम आज़ाद इंसान हो, सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हो। लेकिन मुझे देखो, ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मोहब्बत की हिफाजत कायनात का सबसे मुश्किल काम है। शाजिल, इस काम में मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का सहारा चाहिए। वक्त कितना ही बुरा हो, आखिर टल जाता है और रास्ते हमवार हो जाते हैं। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो समन के रूप में थी, लेकिन कितनी खौफनाक बात थी। मामो इफ्तिखार अगर हमें इस हालत में देख लेते तो न जाने क्या सोचते। कदमों की चाप सुनाई दी और मैंने पलट कर देखा। मामू और ममानी दोनों थे। मामू साहब अजीब से अंदाज में खड़े थे और उन्होंने कहा, समन अंदर जाओ। मैंने समन की जानिब देखा और एक बार फिर मेरा दिल धक से रह गया। अब पूरा चेहरा समन का था। वो आंखें गुम हो चुकी थीं, शुआ चली गई थी। समन अपने जगह से उठी और अंदर चली गई। मामू खामोश थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बच्चों और बुजुर्गों के दरमियान एतमाद के रिश्ते होने चाहिए शाजिल। समन, अगर तुम्हारे लिए बाइसे कशिश है तो अपनी शराफत को दागदार न कहो। मुझसे कहो किस बारे में क्या चाहते हो, क्या ख्वाहिश है तुम्हारे दिल में। ये सब कुछ ठीक नहीं। खैर, मुझे तुम्हारी पसंद का इल्म हो गया है कि तुम समन को पसंद करते हो। जाओ, आराम करो और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा कोई इस तरह का गैर शरीफाना अमल नहीं करोगे। मामू और ममानी चले गए, लेकिन मेरे बदन में चिंगारियाँ दौड़ने लगीं। मामू कितने नेक बन रहे थे। इस दुनिया में कोई भी गर्ज से खाली नहीं। सब अपने अपने खेल में मसरूफ़ हैं। कोई कुछ चाहता है और कोई कुछ। शवा की वजह से मामू गलतफहमी का शिकार हो गए और अपने मकसद के हसूल में लग गए। लेकिन मैं इस खुदगर्ज दुनिया पर लानत भेजता हूँ। हर शख्स अपनी गर्ज का ग़ुलाम है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये तमाम बातें सोचता रहा। दिलो दिमाग पर धुंध थी। आखिर मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मामू जान आराम से सो गए। मेरे पास था ही क्या जिसे समेटता। अपने कपड़ों से भी महरूम हो गया। हाँ, एक चेक बुक ज़रूर थी, लेकिन ये भी लाहौर की थी। वहाँ मेरा अकाउंट था लाहौर में और उसमें थोड़ी बहुत रकम पड़ी थी। उसे मैंने एहतियात से पर्स में रखा। लाहौर के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं जाता। खामोशी से मामू के घर से निकल आया और उसके बाद खासा लंबा फासला तय करके रेलवे स्टेशन पहुँचा। दिलो दिमाग पर अजीब सी कहबियत थी। कोई टिकट नहीं लिया। लाहौर जाने वाली ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकी। मैं एयर कंडीशन डिब्बे में चढ़ गया। इस ट्रेन में कभी रश नहीं होता और ये ज़रा रवायती किस्म की ट्रेन थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा, ये भी नहीं देखा कि कंपार्टमेंट में कितने आदमी हैं। मैं तो बस अपनी आग में जलता यहाँ से जा रहा था। गर्ज ये कि ट्रेन चल पड़ी और मैं खाली डिब्बे की एक सीट पर बैठा ऊँगता रहा। मैंने इधर उधर अब भी नहीं देखा। काफ़ी देर गुजर गई। मैंने पुरस्कार खामोशी का जायज़ा लिया। पूरा कंपार्टमेंट खाली था, वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा एयर कंडीशन डब्बा है और इन इलाकों में सफ़र करने वाले गरीब लोग होते हैं। इकॉनमी क्लास भरी होगी। इतनी रकम मेरे पास थी कि अगर टिकट कलेक्टर आ जाए तो मैं लाहौर तक का टिकट बनवा लूँ। ज़िंदगी कम अज़ कम माली तौर पर बड़ी ऐश में गुजारी थी, इसलिए इस बात की परवाह उस वक्त भी नहीं थी कि एसी वाले डिब्बे का टिकट कितने का होगा। मैं बैठा यूं ही सोचता रहा। कितनी हैरान कुन बात थी। शुआ जहन में आ गई। खैर, इस बात का अंदाज़ा तो मुझे था कि शुआ एक पुरस्रार वजूद है। शुरू से अब तक जो मुझे याद आता उससे कम से कम अब होश की दुनिया में आकर मुकम्मल वाकिफ़ हो चुका था। लेकिन हैरान कुन बात यह भी बताऊं कि आज तक मैंने शुआ से इतनी मुलाकातों के बावजूद उसकी असलियत नहीं पूछी थी। शुरू में तो यही समझा था मैं कि वो भी मेरी तरह की आम सी लड़की है, लेकिन जब कुछ होश आया तो मुझे समझ आई कि शुआ मुझ जैसी नहीं। अलबत्ता आज तक मैं इस बारे में उससे नहीं पूछ सका था और ये जानबूझकर नहीं किया था मैंने, बल्कि जब और जिस शक्ल में मेरे सामने आती मैं भूल ही जाता। वैसे वो बेचारी अपने बारे में कुछ बता चुकी थी और इससे इल्म हो गया कि मेरी वजह से वो ज़ेरे इताब है। यहाँ तक कि उससे उसका जिस्म भी छीन लिया गया। नींद का शायबा तक नहीं था आंखों में। मैं इन्हीं सोचों में गर्क था कि खांसी की आवाज़ आई। अब तक तो मैंने किसी को देखा नहीं था इस कंपार्टमेंट में, लेकिन खांसी की आवाज़ मैंने होशो हवास के आलम में सुनी।
फिर मेरे सामने 2 पाँव लटकते नजर आए और मेरे दिल में खौफ जाग उतरा। हिलते हुए पाँव थोड़े से और नीचे उतरे और उसके बाद कोई ऊपर से कूद कर आया। एक उम्र रसीदा आदमी था, सफ़ेद दाढ़ी थी और शानों पर बहुत ही कीमती शाल थी, सर पे टोपी थी, चेहरा भी अजीबो-गरीब सिफात का था, आंखें बेहद जानदार थीं। वो सामने सीट पर बैठ गया और मैं खामोशी से देखता रहा। वो बर्थ से नीचे उतरा। मैंने बर्थों पर गौर नहीं किया, मुमकिन है इसके अलावा भी कोई और बर्थ पर सो रहा हो। अचानक एक गूंजदार आवाज़ उभरी, इस वक्त इस डिब्बे में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं, मैं तुमसे मुखातिब होना चाहता हूँ। मैंने इस अनोखे शख्स की तरफ देखा तो वो बोला, मेरा नाम गुलाम सुबहान है, लेकिन किसी और का गुलाम नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने आका नाजिम अरसलान का गुलाम हूँ, और नाजिम अरसलान का नाम तुम्हारे लिए अजनबी नहीं होगा। नौजवान लड़के, तुम्हें ज़िंदगी के ऐसे अजाब से गुजरना पड़ता तो तुम सिर्फ और सिर्फ बाप की ख्वाहिश पनाह में लेने पर मजबूर हो जाते। तुम्हारे बदन में कीड़े डाल दिए जाते, तुम्हें ज़ौफ़ में मुब्तला कर दिया जाता, तुम्हारी आंखें बेनूर कर दी जाती, तुम्हारे हाथ तराश दिए जाते, तुम्हारी उंगलियां काट दी जाती और तुम्हें देखने वाले तुमसे घिन खाते। ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि हमारा आका नाजिम अरसलान एक इंसाफ करने वाला आदमी है। वो ये बात ज़रूर कहता है कि तुम अगर चाहो तो उसकी मुश्किल का हल बन सकते हो। मुझसे पूछो उसकी मुश्किल क्या है। मैं जो अब तक उसे फटी फटी निगाहों से ज़रा देख रहा था, संभला और मैंने कहा, आप कौन हैं? जितना बता चुका हूँ उसे काफ़ी समझो, और जो समझ चुके हो वही सच है। नाजिम अरसलान का नाम पहली बार तुम्हारे सामने नहीं आया, तुम उसे जानते हो, समझे? अब अगर नहीं समझे तो मुझे हिदायत है कि मैं तुम्हें समझा दूँ। बात आका ज़ाती शुआ की है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बोलो। देखो, बेटियां मासूम होती हैं, लेकिन वालिदैन की इज़्ज़त इस कायनात में सबसे कीमती है। फिर तुम्हारे और उसके दरमियान आग और मिट्टी का फासला है। समझ में आए तो समझो, इससे ज़्यादा बताने की इजाज़त नहीं। आतिशज़ादी यानी आग से बनी गई को मिट्टी की मखलूक से मंसूब करना नहीं जा सकता। बरादरी भी एक चीज़ होती है और उनको जवाब देना होता है। फिर ये सब मुमकिन नहीं। तुम यूं करो, उसे अपने आप से दूर कर दो, उसके जहन को अपने आप से दूर कर दो, उसे एहसास दिला दो कि मिट्टी की तख्लीक बेवफा होती है, यानी तुम इंसान बेवफा हो और उससे वफा की उम्मीद ना रखी जाए। तुम्हें यही करना है, और ना करोगे तो जो होगा तुम्हारी अपनी ख्वाहिश पर होगा, नुकसान के तुम जिम्मेदार होगे। ये इतला मैं तुम्हें दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ। इसके बाद फौरी गुस्सा शुरू होगा और नाजिम अरसलान के गुस्से को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। वो इंसाफ करने वाला है, लेकिन एक बेटी का बाप है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अपनी जिम्मेदारी समझ चुके होगे। इतना कहकर वो आदमी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं ये समझ नहीं पाया कि वो क्या करना चाहता है। शीशों से रात भाग रही थी, लेकिन वो दरवाजे के करीब पहुंचा। मेरी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ जा रहा था। मैं भी बेख्तियार दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ लपका, जहाँ छोटी सी जगह पर मौजूद था वो, जहाँ ट्रेन से बाहर जाने के दोनों तरफ रास्ते होते हैं, दरवाजे होते हैं। लेकिन उसने जो कुछ किया वो मैं सोच भी नहीं सकता। अचानक उसने नीचे वाला दरवाज़ा खोल लिया और रेल का भयानक शोर अंदर घुस आया, लेकिन इसके साथ ही वो दरवाजे से बाहर कूद गया और मेरे हलक से एक चीख निकल गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और पीछे की तरफ झांकने लगा, लेकिन बाहर अंधेरों का सफ़र जारी था। ट्रेन बहुत तेज़ रफ्तार से आगे भाग रही थी। किसी इंसान का कोई वजूद नहीं था। मैंने कहा, वो मर गया होगा, उसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी होंगी। मैंने दिल में सोचा और ये सोचने लगा कि जंजीर खींचकर ट्रेन रोकूं और अमले को बताऊं कि क्या वाक़या हो गया है। लेकिन अकल ने दिमाग पर दस्तक दी और मुझे एकदम एहसास हुआ कि जो ट्रेन से बाहर कूदा है वो तो इंसान था ही नहीं। बेशक वो इंसान नहीं था। अब इस बारे में सोचना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं। मैं थके थके कदमों से वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी जारी है। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।